दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज के समय से 100 साल पहले शुरू होती है। यहाँ पर हम कुछ आदिवासी लड़कियों को देखते हैं जो बर्फीले पहाड़ों में घूम रही थी। इसी दौरान एक ठरकी आदिवासी चिंकू चिलगोजे की नजर उन लड़कियों पर पड़ जाती है। दरअसल चिंकू चिलगोजे के कबीले में कोई भी लड़की नहीं थी, इसलिए वो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है आज तो मैं एक लड़की के साथ मजदूरी करके ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने कबीले में आकर बाकी लोगों को भी उन लड़कियों के बारे में बताने लगता है और कहता है, भाइयों, आज के बाद तुम्हें हाथ गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सुंदर लड़कियां हमारे कबीले की तरफ ही आ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हैं। अब ये सुनकर वो सभी ठरकी लौंडे खुश हो जाते हैं और नाचते गाते हुए उन लड़कियों की तरफ जाने लगते हैं। वहीं बाहर वो लड़कियां आसपास ही घूम रही थी और तभी वो लौंडे आकर उन पर हमला बोल देते हैं। उनके हाथ में जो भी लड़की लगती वे पहले तो उसे बेहोश करते और फिर उन्हें उठाकर अपने साथ गुफा में ले जाते। वहीं चिंकू चिलगोजा भी शातिरशिला के पीछे पड़ा हुआ था और वो जल्दी ही उसे घेर लेता है। वो उसे मारकर बेहोश करने ही वाला था, तभी शातिरशिला खुद ही उसके नजदीक आने लगती है। दरअसल वो भी चिंकू चिलगोजे से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। अब ये देखकर चिंकू चिलगोजा खुशी से पागल हो जाता है कि आज वो पहली बार शातिरशिला के खेत में मजदूरी करने वाला था। लेकिन तभी अचानक पहाड़ों की बर्फ टूटने लगती है, जिसको देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते, उन दोनों के ऊपर बर्फ गिर जाती है और वो दोनों उसके अंदर दब जाते हैं। तभी हम देखते हैं चिंकू चिलगोजा तो किसी तरह उस बर्फ में से बाहर निकल आया था, पर बेचारी शातिरशिला उसी बर्फ के अंदर दफन हो जाती है। अब कहानी यहाँ से 100 साल आगे शिफ्ट होती है। हम दीपक दोगले को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मोना डार्लिंग के साथ बर्फीले पहाड़ों पर स्केटिंग करने आया हुआ था। वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी कोई उसे धक्का मार देता है। दीपक दोगला तेजी से नीचे जाने लगता है और एक पहाड़ से टकराकर वो सीधा एक बर्फीली गुफा में जाकर गिरता है। वो उठकर आसपास देखता है, पर तभी उसे बर्फ में दबी हुई एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शातिरशिला ही थी, जो 100 साल पहले इस बर्फ के अंदर दफन हो गई थी। वहीं दीपक दोगला जल्दी जल्दी बर्फ तोड़कर शातिरशिला को बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं इतने सालों से बर्फ में जमे होने के बाद भी शातिरशिला अभी भी जिंदा थी। अब बहुत कोशिशों के बाद भी जब दीपक दोगला उसे होश में नहीं ला पाता तो वो उसे पकड़कर चूसने लगता है। तभी उसे चूसते ही शातिरशिला के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और वो तुरंत होश में आ जाती है। दीपक दोगला उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, लेकिन शातिरशिला को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी दीपक दोगला मदद मांगने के लिए बाहर जाता है। उसे एक जेसीबी दिखाई देती है जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी शातिरशिला भी बाहर आ जाती है और वो उस जेसीबी को कोई जानवर समझ लेती है। हम देखते हैं उस गाड़ी में दीपक दोगले की बंदी मोना डार्लिंग थी और वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गई थी। अब आगे दीपक दोगला के बताने पर कुछ लोग शातिरशिला को आसपास ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन शातिरशिला तो पहले से ही एक जगह पर छुपी हुई थी ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि उसे लग रहा था ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ दीपक दोगला और मोना डार्लिंग अपने होटल के कमरे में आते हैं और ताबड़तोड़ मजदूरी करके सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही शातिरशिला भी उस होटल के बाहर पहुंच जाती है जिसमें दीपक दोगला रुका हुआ था। उधर दीपक दोगला उठ चुका था, लेकिन मोना डार्लिंग अभी भी सो रही थी। वहीं शातिरशिला उसे ढूंढते ढूंढते कमरे के बाहर तक आ जाती है। तभी दीपक दोगला उसे वहां पर देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल शातिरशिला को अब दीपक दोगले से प्यार हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी। वहीं दीपक दोगला मोना डार्लिंग को उठाने लगता है। तभी शातिरशिला की नजर एक हवाई जहाज पर पड़ती है और वो उस जहाज को एक डायनासोर समझ लेती है और डर कर वहां से भाग जाती है। उधर मोना डार्लिंग भी नींद से जाग जाती है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद दीपक दोगला बीवली गेंड हो चुका है। वहीं दीपक दोगले को पूरा भरोसा था कि वो लड़की सच में है, इसलिए वो उसे अकेले ही ढूंढने का फैसला करता है। आगे वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसे इधर उधर ढूंढते हुए भटकने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शातिरशिला तो उसी की गाड़ी में छुप कर बैठी हुई थी। अब वो जैसे ही उसके सामने आती है तब उसे देखकर दीपक दोगला घबरा जाता है और इसके चलते उसकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन उन दोनों को कोई चोट नहीं आती। आगे शातिरशिला बाहर निकलकर उस गाड़ी को सीधा करने लगती है और वहीं अंदर बैठे दीपक दोगले की फटना शुरू हो जाती है कि इस लड़की में इतनी ताकत कहां से आई। फिर गाड़ी को सीधा करने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब दीपक को लग रहा था ये कोई पागल लड़की हो सकती है जो गलती से बर्फ में फंस गई होगी। वो उसे कहता है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप जंगल में रहते हैं? वैसे तो तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं पर मजदूरी कर सकता हूँ। लेकिन वहीं शातिरशिला को समझ नहीं आ रहा था कि ये चूतिया क्या बोल रहा है।
फिर आगे एक जगह पर रुककर दीपक दोगला अपनी कार में पेट्रोल भरवाने लगता है। इसी दौरान शातिर-शीला का वो पाइप एक गैस एनाकोंडा लगता है, इसीलिए वो दीपक से उसे छीनकर अपने दांतों से काटकर उसे फाड़ डालती है। अब उसकी ये हरकत देखकर दीपक दोगले को यकीन हो जाता है कि ये सच में कोई पागल है, जिसके बाद वो उसे कार में बिठाकर एक मेंटल हॉस्पिटल के पास ले आता है। वो शातिर-शीला को कार में ही लॉक करके डॉक्टर के पास आता है और उसे बताता है कि कल मुझे बर्फ के बीच में दबी हुई एक लड़की मिली थी और मुझे लगता है कि ये लड़की पागल है। अब उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर को ही लगने लगता है कि शायद ये चूतिया ही पागल है, जिसके बाद उसे ही बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब जब काफी देर बाद तक भी दीपक दोगला वापस नहीं आता, तब शातिर-शीला गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और दीपक दोगले को ढूंढने चली जाती है। वो जल्दी ही उसके कमरे के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर उसे बंद करके रखा हुआ था। अब वो उसके कमरे की खिड़की तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद दीपक दोगला गाड़ी रोकता है और शातिर-शीला को बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम पागल हो और मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। पर तभी शातिर-शीला की नजर एक कपल पर पड़ती है, जो पास में ही घूम रहा था। दरअसल वो दोनों खेतों में मजदूरी करने आए थे। आगे वो दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। वहीं शातिर-शीला उन्हें छुपकर देखने लगती है। अब उन दोनों को मजदूरी करते हुए देखकर शातिर-शीला भी गीली हो जाती है, जिसके बाद वो उसी तरफ जाने लगती है जहां पर दीपक दोगला गया था। वहीं दीपक दोगला अपने शहर वापस आ चुका था, जिसके बाद वो मोना डार्लिंग को फोन करके कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। वहीं मोना डार्लिंग अभी भी उस होटल में ही थी और दीपक दोगले का इंतजार कर रही थी, पर वो अपने घर चला गया था, इसलिए मोना भी अपने घर जाने का फैसला कर लेती है। वहीं रात होते होते शातिर-शीला भी शहर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर दीपक दोगले का पीछा करते करते पहुंची थी, क्योंकि वो पहली बार शहर आई थी, तो वो वहाँ की चीजें देखकर हैरान हो जाती है। तभी एक जगह पर उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो शीशा तोड़कर उसे चुरा लेती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक दोगला अपने घर में सो रहा था, पर तभी एक आवाज सुनकर वो जाग जाता है और वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है, तब उसे दो चोर नजर आते हैं, जो उसके घर से सामान चुरा कर भाग रहे थे। अब दीपक दोगले को देखकर वो उसे दबोच लेते हैं और कुत्ते की तरह पेलने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान शातिर-शीला भी वहां पर आ जाती है और आते ही उन दोनों चोरों पर टूट पड़ती है। वो उन्हें भी कुत्ते की तरह पेलने लगती है, जिससे वो दोनों चोर डरकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दीपक दोगला उसे ऐसे लड़ते हुए देखकर समझ चुका था कि ये कोई पागल नहीं है। फिर वो शातिर-शीला से कहता है कि तुम यहीं मेरे साथ रहो और अगर तुम्हें कभी भी अपनी पिंकी पिटवानी हो तो बगैर किसी शर्म के तुम मुझे बोल सकती हो। इसके बाद वो लोग टीवी पर मजदूरी वाली फिल्में देखने लगते हैं। वहीं शातिर-शीला ने तो पहली बार टीवी देखा था, इसलिए वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब ऐसी फिल्में देखकर वो लोग गर्म हो चुके थे, जिसके बाद दीपक दोगला शातिर-शीला को नहाने के लिए कहता है। वो उसे बाथरूम में भेज देता है और उसे बताने लगता है कि उसे कैसे नहाना है, लेकिन शातिर-शीला को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और वो कमोड के पानी से ही नहाना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन वो दोनों मार्केट में जाते हैं, जहाँ पर दोगला शातिर-शीला के लिए कपड़े खरीदता है, जिसके बाद वो उसे एक मस्त माल बनाकर पूरे शहर में घुमाने के लिए ले जाता है। उधर दूसरी तरफ मोना डार्लिंग दीपक दोगले के घर पहुंच जाती है और वहां पर आते ही वो शातिर-शीला के कपड़े पहनकर वहां पर नाचने लगती है। उसे लग रहा था शायद दोगले ने ड्रेस उसके लिए ही खरीदी है और इसी बीच दो पागल खाने के डॉक्टर उसे नाचते हुए देख लेते हैं। उसे लगता है कि ये पागल है, शायद इसीलिए ये ऐसे कपड़े पहनकर नाच रही है। वो चुपके से उसके घर में आते हैं और उसे चुपचाप बेहोश करके वहां से उसे पागल खाने ले जाते हैं। और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पागल खाने में पाती है और वो दोनों डॉक्टर उसे ही देख रहे थे। अब उन्हें देखकर डार्लिंग घबरा जाती है और डॉक्टर्स को समझाने लगती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, पर डॉक्टर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते और इसी बीच दीपक वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाता है और फिर उसके कहने पर डॉक्टर उसे छोड़ देते हैं। आगे वो उसे अपने घर ले आता है और वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और इसी बीच शातिर-शीला भी छुपकर उन दोनों को देख रही थी और वो दोनों जिस तरह साथ में बैठे हुए थे, ये देखकर शातिर-शीला को जलन होने लगती है। उधर दीपक दोगला भी उसे देखकर घबरा जाता है, जिसके बाद वो मूतने का बहाना लगाकर जल्दी से बाहर आता है। वो शातिर-शीला के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शातिर-शीला उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो उसे अपनी गुफा में ले आती है, जहाँ पर वो दोनों दबाकर मजदूरी करते हैं। आगे मजदूरी करने के बाद वो दीपक दोगले को जंगल में अकेला छोड़ देती है, ताकि वो भी उसी की तरह आदिवासियों की तरह जिंदगी जीना सीख सके।
लेकिन इसी बीच मोना डार्लिंग दीपक को जंगलों में अकेला भटकता हुआ देख लेती है। उसे लगता है शायद ये पागल हो चुका है, इसलिए वो उसे पकड़कर पागल खाने में ले आती है। अब पागल खाने में कई महीने तक उसका इलाज चलता है और जब वो ठीक हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपक दोगला हर जगह शातिर शीला को ढूंढने लगता है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं शातिर शीला उसे मिल जाती है, जो कि अब पूरी तरह मॉडर्न बन चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ में रहने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।